आइए लैंड लॉ के तहत उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत शैक्षिक चकबंदी क्या होती है, चकबंदी का क्या मतलब होता है, कौन सी धारा में शैक्षिक चकबंदी आती है और उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 के अंतर्गत प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, धाराओं को मैंने थोड़ा संक्षिप्त रूप में ही विवरण किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर इतना संभव नहीं है बताना, लेकिन जो मुख्य पहलू हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। चकबंदी का मतलब होता है चक फील्ड, जो भी कृषि जोत होती है उनको एकत्रित करना। 1953 में यह अधिनियम बना था, चकबंदी अधिनियम, जो 8 मार्च 1954 को से लागू है उत्तर प्रदेश में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों की बिखरी हुई कृषि जोत खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना है। एकत्रित करने से क्या फायदे हैं? एकत्रित करने से किसानों को यह फायदा है कि उनकी सारे जो खेत हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और उसकी उत्पादकता क्षमता भी बढ़ती है। बढ़ने का कारण क्या है? जब ये खेत एक ही पास रहेंगे तो उसको जोतने में आसानी होगी, बोने में आसानी होगी, तो लागत भी कम आती है, सिंचाई की भी सुविधा मिल जाती है और रास्ता भी उनको प्रॉपरली मिल जाता है, उनको भटकना नहीं पड़ता है। पता चला किसी के दूसरे के खेत से जा रहे हैं तो वहाँ एक विद्रोह हो रहा है और जाने का रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यह चकबंदी का क्रिया संचालन किया गया उत्तर प्रदेश में, जो ग्रामीण विकास और विवाद कम करने में सहायक है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में एक स्वैच्छिक चकबंदी का जिक्र किया गया है, जो कि धारा 53A में वर्णित है। इसका क्या मतलब है? तो धारा 53A स्वैच्छिक चकबंदी जो है, इसमें स्वयं काश्तकारों द्वारा तैयार की गई चकबंदी की योजना होती है। उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे चक को एकत्रित करना, कैसे चकबंदी करनी है, और उसको सरकार जो है पुष्टि करने की अनुमति देती है, बशर्ते यह कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती है। जैसे कि इसमें जो काश्तकार है उनका आपस में सहमति होना आवश्यक है। यह अधिनियम कृषि उत्पादकता में सुधार और आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों कि स्वैच्छिक चकबंदी में क्या क्या है, इसके मुख्य पहलू क्या क्या है। धारा 53 के अंतर्गत शैक्षिक चकबंदी में शैक्षिक योजनाओं को मान्यता। उप चकबंदी निदेशक, जो कि सरकार का सरकारी आदमी होता है, उप चकबंदी निदेशक किसी ग्राम के संबंध में भूमि धारकों द्वारा स्वेच्छा से तैयार गई चकबंदी योजना को मान्यता दे सकते हैं, बशर्ते कि वो मापदंड जो सरकार को चाहिए वो पूरा हो। मान्यता के लिए क्या शर्तें होंगी? योजना पर आमतौर पर पर्याप्त संख्या में भूमि धारकों की सहमति होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परिणामी जोत सुगठित और कुशल। मतलब अगर हम चकबंदी उनके हिसाब से करेंगे तो सुगठित होंगे और उनके लिए सुविधाजनक भी हो सकते हैं। प्रक्रिया: इस अनुभाग के तहत अनुमोदन प्राप्त होने पर स्वैच्छिक योजना को लागू किया जाता है। अगर सरकार को यह उनकी जो योजना है अच्छी लगी तो अनुमोदन हो जाएगा और अनुमोदन होने पर यह स्वैच्छिक योजना लागू हो सकती है। और बेहतर कृषि प्रबंधन के लिए जोतों को पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा संचालित औपचारिक चकबंदी प्रक्रिया के समान ही अभिलेखों को अद्यतन किया जाता है। उसी प्रकार का अभिलेख तैयार किए जाएंगे जैसे कि सरकार जब स्वयं कराती है चकबंदी। उद्देश्य: यह प्रावधान स्वैच्छिक समझौतों को प्रोत्साहित करता है कि आपस में किसानों ने एक समझौता कर लिया है तो उसको एक प्रोत्साहन देता है कि इसमें क्या होता है, अगर इस तरह के समझौते हो जाएं तो सरकार को जो चकबंदी कराने में लगने वाले समय और खर्च को कम किया जा सकता है। साथ ही विखंडन को कम करने के लक्ष्य को भी प्राप्ति हो सकती है कि वो संतुष्ट नहीं है लोग
और जो सरकार कर रही उससे लोग नहीं संतुष्ट हैं, तो ये सभी चीजें दिक्कतें जो है नहीं आ सकती हैं। चूंकि यह एक विशिष्ट कानूनी अनुभाग है, इसलिए व्यवहारिक अनुप्रयोग या कानूनी कार्रवाई के लिए मूल अधिनियम और स्थानीय अदालतों का सीधे संदर्भ लेना अनुशंसित है। अगर ये हम मान्यता देते हैं तो हमें मूल अधिनियम जो सरकार ने बनाए हैं उसके अनुसार ही ये हो सकता है स्वैच्छिक। अब आते हैं उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 की प्रमुख धाराओं के संबंध में जानते हैं। मैंने बहुत से संक्षिप्त में उनको बताया है। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है जोतों का पुनर्व्यवस्थापन यानी एकत्रीकरण योजना और भूमि जैसे प्रमुख शब्दों को इसमें परिभाषित किया गया है। धारा 4 और 4A में क्या है? घोषणा और अधिसूचना। राज्य सरकार को द्वितीय चरण के संचालन सहित किसी ग्राम को चकबंदी हेतु अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती है। तो कहीं चकबंदी अगर करानी है तो सरकार को एक अधिसूचना जारी करती है, करना पड़ता है, घोषणा करनी पड़ती है और अधिसूचना जारी करनी पड़ती है कि हम चकबंदी कराने के पक्ष में हैं। तो ये धारा 4 और 4A के अंदर आती है। धारा 5 में क्या है? अधिसूचना का प्रभाव भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है और क्षेत्र में भूमि स्वामित्व से संबंधित लंबित अदालती कार्रवाई को भी रोकता है। जब अधिसूचना जारी कर दी जाएगी तो भूमि का किसी प्रकार का हस्तांतरण या अंतरण नहीं किया जा सकता, उस पर प्रतिबंध लग जाता है। अगर कोई भूमि से रिलेटेड कोई मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग है तो भी उसको रोकना होगा। धारा 8 और 8A में क्या कहता है? मानचित्रों फील्ड बुक का संशोधन और सिद्धांतों के विवरण की तैयारी। यानी मानचित्र में जब हम किसी भी किसान का, काश्तकार की जमीन का जब हम चकबंदी करेंगे तो मानचित्र में वो चीज चेंज होगी, फील्ड बुक में संशोधन किया जाएगा और उसमें उस किसानों को क्या करना उस सिद्धांत का विवरण की भी तैयारी करनी पड़ेगी। धारा 9 अभिलेखों का प्रकाशन और आपत्तियों का आमंत्रण। अभिलेखों का प्रकाशन और आपत्तियों का आमंत्रण। धारा 9 में क्या है कि अभिलेख प्रकाशित किए जाएंगे बना करके और आपत्तियों का आमंत्रण किया जाएगा। किसको? काश्तकारों को आमंत्रण दिया जाएगा कि आपत्ति अगर हो तो आप प्रस्तुत करें। धारा 10 कहती है अंतिम रूप से स्वीकृत आपत्तियों के आधार पर संशोधित अभिलेखों की तैयारी। अंतिम रूप से स्वीकृत आपत्तियों के आधार पर जब आपत्तियां दूर कर दी जाती हैं सरकार के द्वारा तब संशोधित अभिलेखों की तैयारी की जाती है। धारा 20 क्या कहती है? ग्राम में अनंतिम चकबंदी योजना का प्रकाशन। कि अब चकबंदी की योजना जो थी वो पूर्ण हो चुकी है तो उसका एक प्रकाशन किया जाता है कि यहाँ योजना चकबंदी योजना पूर्ण हो चुकी है। धारा 23 क्या कहती है? निपटान अधिकारी द्वारा चकबंदी योजना की पुष्टि। निपटान अधिकारी जो हैं वो चकबंदी की योजना चकबंदी हो गई है इसकी पुष्टि करेंगे। धारा 24 क्या कहती है? नए भूमि खंडों का कब्जा काश्तकारों को सौंपना। जो नए भूमि हैं, जो चक हैं, उनको कब्जा जो है काश्तकारों को सौंपना। काश्तकारों को सब चक जो है सौंप दिए जाएंगे। धारा 27 क्या कहती है? नए भूमि अभिलेखों अधिकार अभिलेखों की तैयारी। अब चूंकि चकबंदी हो गई तो सारे अभिलेख बदल जाएंगे तो नए भूमि अभिलेखों की तैयारी सरकार करती है और बाद में इसको बना करके किसानों को सौंपती है। धारा 40 क्या कहती है? चकबंदी अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्रवाई घोषित करती है। चकबंदी अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्रवाई घोषित या न्यायिक कार्रवाई के रूप में घोषित करती है। धारा 52 क्या कहती है? चकबंदी संचालन का समापन और औपचारिक समापन। धारा 52 में चकबंदी का संचालन का समापन, चकबंदी शुरू हुई अब इसको समाप्त किया जा रहा है, उसका एक औपचारिक समापन के बारे में कैसे करना है ये बताया गया है। तो दोस्तों आज चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत जो भी इसमें धाराएं हैं उनका क्या उद्देश्य है उसके बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट में अवश्य बताएं। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।